सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। 6 सितंबर 1965 वो दिन जब पाकिस्तान की न सिर्फ बर्री बल्कि फ़ज़ाई और बहरी अफवाज ने भी दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और ख़ुद से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश से दो चार किया। और शायद बहुत कम लोगों को इल्म होगा कि उस जंग में जो सबसे अहम किरदार अदा किया वो पाक फ़ज़ाइया ने अदा किया। और ये जंग कोई एक दिन की लड़ाई के बाद नहीं जीती गई बल्कि कई दिनों का ये तसलसल था। तो आज आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए हम 58 साल पहले की उन्हीं यादों में लेकर चलते हैं और शुरू करते हैं 4 सितंबर से, जब स्क्वाड्रन 19 जो कि अपने लीडर के अंडर में अपने लीडर के साथ बिल्कुल तैयार बैठा था, मुस्तैद बैठा था। पेशावर का वो बेस पॉइंट था और वहाँ वो इस उम्मीद के साथ बैठे थे कि उन्हें कोई बड़ा मिशन उनके सुपुर्द किया जाए कि एन उसी वक्त वहाँ पर स्क्वाड्रन लीडर सजाद हैदर साहब को ये इत्तला मिलती है कि उस वक्त के नए नए जो सरबरा तैनात हुए थे एयर मार्शल नूर खान साहब, वो पेशावर एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं, वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो सजाद हैदर साहब फ़ौरन वहाँ पर जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, उनको रिसीव करते हैं। और जब एयर मार्शल नूर खान साहब की जानिब से उनसे एक सवाल किया जाता है कि ये जो इस वक्त पूरा एक माहौल बना हुआ है, इस जंगी माहौल में आपके हौसले कैसे हैं, तो बड़ा ही दिलचस्प जवाब सजाद हैदर साहब उनको देते हैं। वो क्या जवाब है ये हम जानते हैं खुद ही सजाद हैदर साहब से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, एयर कमांडर सजाद हैदर साहब। अपने प्रोग्राम में उनको हम वेलकम करेंगे। सजाद हैदर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपके कीमती वक्त का हम बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। तो आपको मैं ज़रा लेकर चलता हूँ 4 सितंबर 1965 को, आज से 58 साल पहले, जब नूर खान साहब पहुँचे, उनका C-130 लैंड किया पेशावर एयरपोर्ट पर। आपने वहाँ उनको रिसीव किया और उस वक्त जंग चल रही थी, आप पेशावर में मौजूद थे। अब जो सवाल उन्होंने आपसे किया था सर कि आपके जज्बे कैसे हैं, वो जो जवाब आपने दिया और फिर वहाँ से आगे की कहानी कि किस तरह आपकी स्क्वाड्रन 19 को वो पूरा टास्क मिला, क्या कुछ हुआ, सर काइंडली ज़रा कौम को बताइएगा। हाँ जी, बहुत मुद्दत हुई है, लेकिन कुछ चीज़ें दिमाग में ऐसे जम जाती हैं। वो लम्हा मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। तो उन्होंने जब पूछा तो मैंने कहा कि सर मोराल हमारा जो है घुटनों के नीचे से चला गया है। तो मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आई और उसके साथ FS हुसैन, जो कि पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बेहतरीन पायलट, लेकिन आप इनका नाम नहीं सुनते क्योंकि हमारी आदत नहीं यहाँ पर असली हीरोज़ को सेलिब्रेट करना, बिल्कुल नहीं करते। तो उन्होंने पूछा कि क्या हो गया। मैंने कहा सर सरगोदा को आप दिन रात वहाँ पर फ्लाइंग हो रही है और वो ऑपरेशनल मिशन मिल रहे हैं और बड़ी खुशी है कि सरफराज रफ़ीकी मेरा दोस्त भी था, भाइयों की तरह था, और भट्टी, उन्होंने 4 जहाज़ गिराए, लेकिन हमें कुछ मौका नहीं मिल रहा। 5 दिन हो गए और हमें आप बिल्कुल सतेला समझ रहे हैं कि नहीं, असली में स्क्वाड्रन तो ये है जिसकी तैयारी है जो फलाना। तो उन्होंने फिर मुड़ के FS हुसैन कहा कि इनको मिशन दिया जाए। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर मैं इस हम अपनी कौम को, मेरे जो हमारे पेशावर में दोस्त यार सब थे जो इतनी हमारी मोहब्बत करते थे, आम शहरी थे, और वो इतनी इज्जत से हमारे साथ, उनके चेहरे मतलब एक ग्लो आ जाती थी हमें देख के, क्योंकि हम फाइटर पायलट थे, हम स्क्वाड्रन नंबर 19 स्क्वाड्रन था वहाँ पे। मैंने कहा हम इनको क्या जवाब देंगे कि जंग में हमें हिस्सा ही नहीं लिया जा रहा। तो फिर उन्होंने हमें वो मिशन दिया दूसरे दिन सुबह 8 बजे। सही। तो सर ये आपको 2 मिशन उस वक्त मिले थे और दोनों ही बड़े तारीखी थे, और आप ही लोगों के वो मिशन थे जिसकी वजह से फिर दुश्मन फ़िज़ा में ही नाकाम हो गया और वो फिर जो BRB का एक महाज था वहाँ पर उन्हें शदीद नाकामी हुई, उसके ज़रिए वो आगे बढ़ ही नहीं सके, चूँकि आप लोगों ने इतनी जवामर्दी से और शुजात से वो अपने मिशन मुकम्मल किए। तो ज़रा उन दोनों मिशन की, चूँकि वो बड़े हिस्टोरिकल मिशन हैं, उनकी भी अगर आप थोड़ी सी डिटेल्स शेयर करें। देखिए, मैं असल में 19 स्क्वाड्रन जो है उसको आज भी वो फ़ख्र है कि वाहिद स्क्वाड्रन था, सिर्फ एक ईस्ट पाकिस्तान में स्क्वाड्रन शबीर हुसैन बेहतरीन पायलट थे, उन्होंने वहाँ पर कराईकुंडा पे हमला किया। वो बहुत ज़बरदस्त हमला था, लेकिन उसके अलावा 19 स्क्वाड्रन सिर्फ वाहिद स्क्वाड्रन था जिसने के
5 अटैक किए डीप इनसाइड ऑन एयरफील्ड एंड रेडार। और हिंदुस्तानी मुसन्नफ़ जो हैं, जो किताबें मेरे पास पढ़ी हैं, आप देख सकते हैं कि वो आज तक भी वो याद रखते हैं कि इस 19 स्क्वाड्रन ने कितना ज़बरदस्त। तो ये सिराज तहसीन जो है ये उन लड़कों के है जो मेरे साथ थे, यानी हम 18 थे, मेरे पायलट 19। तो उनका जो कारनामा था वहाँ पे, तो वो पहले दिन जो शुरू हुआ, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि वो हमें मिशन जो मिला था, यूनिस खान का एक और चीज़ जो बड़ी यूनिक है कि हमारे जो जितने भी मिशन, ख़ास तौर पर ये जो पहले 2 मिशन जो कोई स्ट्रेटिजिक, आई थिंक सारी 65 वॉर का जो स्ट्रेटिजिकली कामयाब मिशन था, द बेस्ट मिशन, दैट वाज वागा विच सेव्ड लाहौर। और उस पर पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ पर एक मॉन्यूमेंट भी बनाया हुआ है और उनकी हिस्ट्री में भी लिखा हुआ है। और हिंदुस्तानियों ने उसके सफ़े भरे हुए हैं कि किस तरह वो पूरी जो थी वो डिवीज़न को पसपा किया। और वो हमारा टारगेट नहीं था, हमें टारगेट दिया गया था। मुझे एयर कमांडर रहीम खान जो हमारे उस वक्त चीफ ऑफ ऑपरेशन थे, उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि हिंदुस्तान की आर्टिलरी रेजिमेंट जो है वो हमारे एक डिवीज़न के ऊपर बुरी तरह से वहाँ पर उनको मार रही है, और आप जाएं 6 जहाज़ लेके और वहाँ पर उनकी हिंदुस्तान की तोपों को ढूंढ के उनको तबाह करके वापस आना है। तो मैंने कहा यस सर। तो बहरहाल मैंने 5 पायलट अपने चूज़ किए, और उसमें कोई प्रॉब्लम थी कि वो रॉकेट जो लगाए हुए थे, वो रॉकेट हमने कभी पहले फायर नहीं किए थे। बहरहाल जंग थी, तो मैंने अपने स्टेशन कमांडर को कहा ये आपने कैसे लगाए जो रॉकेट हमारे। तो बहरहाल हमने टेक ऑफ किया और हम जसर बजट की तरफ चले। सो वो एक लंबी एक दास्तान होती है कि हम किस तरह रेडार को, दुश्मन के रेडार को हम अवॉइड करते हैं, उसको हम धोखा देते हैं। और जब उसके रेडार से हम नीचे हो जाते हैं, 30,000 से नीचे आ जाते हैं 100 फुट की बुलंदी पे, तो वो हम अपना रुख बिल्कुल मोड़ लेते हैं। हम उसके रेडार से निकल जाते हैं, फिर उसको नहीं पता होता कि हम किधर गए। तो वो समझता है कि हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में वो देख रहा था। बहरहाल हम पहुँचे, वहाँ जब हम पहुँच रहे थे टारगेट के करीब, तो मुझे एयर डिफेंस कमांडर मसरूर हुसैन, एयर कमांडर जिनके नाम पे मशहूर है एयर बेस, एक बहुत अजीम मेरे पहले स्क्वाड्रन कमांडर भी थे, तो उनकी कॉल आई, वो एयर डिफेंस कमांडर थे। उन्होंने कहा कि आपका मिशन कैंसिल है, अब आप अतारी विलेज की तरफ जाएं। तो मैंने कहा सर अतारी विलेज तो मैंने कभी सुना नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा बाटापुर विलेज की तरफ जाओ, हिंदुस्तान की फ़ौज जो है लाहौर में दाखिल हो रही है। सो हम 6 जहाज़ों में जो उस वक्त एक दिमाग पे एक किस्म का 10,000 वॉट्स एक सेकंड के लिए लगता है, लेकिन हमारी ट्रेनिंग है कि हम वी डोंट लेट दैट बॉदर अस। तो हमने फिर रुख बदला और हमने दोबारा कैलकुलेट करके हम जाके वो कैसे ढूंढा उसकी मैं कहानी नहीं बताना चाहता क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो वो पहले हमसे सरगोदा से जहाज़ जा चुके थे, लेकिन उन्हें हिंदुस्तान की जो वो डिवीज़न थी वो मिली नहीं, कि हो सकता है कि वो उस वक्त कैमोफ्लाज में हो। हमने उनको जाके ढूंढा और उनके जो टैंक ट्रैक्स थे वो मुझे नज़र आए। तो हमने जाके मैंने अपने स्क्वाड्रन को कहा कि थैंक गॉड लगता है कि पाकिस्तान आर्मर इज़ आउट, लेट्स गिव देम अ सैल्यूट। सो ये एक बड़ा एक याददाश्त में एक बहुत अच्छा लम्हा है। तो मैं उस पहले टैंक के ऊपर जहाज़ मैंने उल्टा किया और उसके ऊपर गया, तो वहाँ देखा तो वो हिंदुस्तान का सैफरन साइफल था जो दायरा होता है। तो मैं उस वक्त मैंने पुल अप किया और जो मैंने उस वक्त मेरे ट्रांसमिशन था वो मैं रिपीट नहीं कर सकता। बहरहाल हमने अटैक शुरू किए। अब हम याद रखें कि हम पेशावर से अपनी मैक्सिमम रेंज से भी आ गए थे। तो बट दैट डिडंट मैटर क्योंकि इट वाज वॉर एंड एज अ लीडर आई हैड टू मेक अ डिसीजन। सो हमने वहाँ पर उस अटैक करने शुरू किए उस रॉकेट से, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह सुब्हान ताला की मदद थी, वरना वो नहीं हो सकता था कभी भी जो हम कर सके, जो हम कर चुके।
तो लेकिन वो जो मेरे 5 पायलट थे उनकी परफॉर्मेंस जो है वो आज तक मुझे याद आती है। नौजवान थे, 20 साल 21 साल के लड़के, उनमें से कई एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल बने उस वक्त फ्लाइंग ऑफिसर। लेकिन वहाँ पर हमने 17 मिनट चीज़ बताने की है कि कभी आप तारीख में नहीं सुनेंगे एयरफोर्स की के ग्राउंड अटैक अगेंस्ट एनिमी लैंड फोर्सेस के 17 मिनट कोई फॉर्मेशन ठहर सके और 6 जहाज़। तो मैं लीडर एंड आई हैड टू मेक अ डिसीजन। तो जब फ्यूल हमारा कम हो रहा था तो मैंने कहा ठीक है हम सरगोदा लैंड करेंगे। सो हमने वहाँ पर 6 अटैक किए और उसकी जो डिस्क्रिप्शन है बदकिस्मती से हमारी हिस्ट्री तो इज़ अ वेरी सर्कमस्पेक्ट, लेकिन हिंदुस्तान के जो वहाँ के जर्नल हैं लक्ष्मण सिंह वगैरह और पुष्पिंदर सिंह चोपड़ा, इन्होंने उसके ऊपर सफ़े लिखे हैं कि किस तरह वो पूरी डिवीज़न जो थी उसको पसपा किया गया। ज़ाहिर है कि वहाँ पे हमारे जो फ़ौजी जवान थे जिनकी जाने गई, वो बलोच में जो बलोच जो था वो आखिरी सोल्जर तक उन्होंने अपनी जान दी। लेकिन ये था कि हमारी जो फ़ौजें थी उनको क्या कहते हैं स्टैंड 2 पे रखा हुआ था आपके बादशाह सलामत अयूब खान ने। उनको तैयारी की इजाज़त नहीं थी। और जो अपना आपके जो कमांडर इन चीफ थे उन्होंने जो उनको जो मैसेज भेज रहे थे कि डू नॉट प्रोवोक एंड डू नॉट बॉदर द इंडियंस। तो जब वो अटैक आया तो वो हमारे बहादुरों ने उनको रोका, उनके अपने खून से रोका उनको। 5 बजे अटैक 4 बजे शुरू हुआ, तो हम वहाँ पहुँचे 9:30 बजे। तो उस वक्त तक उन्होंने उनको रोक के रखा था। तो बाहर उसके बाद फिर हमने अल्लाह सुब्हान ताला की रहमत से हमने वहाँ पर 17 मिनट में उस सारे फ्रंट और अटैक को तबाह किया। और वो हिंदुस्तान के तारीखदानों की तारीख पढ़नी चाहिए आप लोगों को। लेकिन यहाँ पर सच्चाई जो है वो एक बड़ा नायाब चीज़ है, सच्चाई नहीं बचाई जाती। और बड़ी बदकिस्मती है कि असली जो मेरी तस्वीर अगर पीछे देखें तो पाकिस्तान एयरफोर्स के असली हीरो जो हैं ये फिल्में देखें, इनके नाम भी नहीं आपको आते होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि असली पाकिस्तान एयरफोर्स के हीरो ये मेरी तस्वीर पीछे लगी है। और ये जो थे ये पाकिस्तान एयरफोर्स के अमन के वक्त में सबसे बेहतरीन पायलट थे। सरफराज रफ़ीकी, यूनुस, अलाउद्दीन अहमद, इकबाल, इनके नाम नहीं सुनते आप। यही हमारी सितमज़रीफ़ी है कौम की कि असली जो सच्चाई है, जो हक़ाइक़ है वो कभी नहीं बताएंगे, चाहे वो सियासत हो चाहे वो आर्म फोर्सेस हो। तो मैं बड़े सख्ता दिल से कहता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि आपके पास इतनी कहानियाँ हैं बहादुरी की, इतनी कहानियाँ बांग्लादेश वनडे से के वक्त, यानी 71 की जंग जो थी एयरफोर्स की जंग, वो बेहतर जंग थी। आपको दिखाऊं कि ये हिंदुस्तान के ऑफिशियल हिस्ट्री में 71 की जंग सर इंतहाई अदब के साथ, बड़े अदब के साथ कथा कलामी की जो आप जो ये मंजर कशी आपने की, ये बड़ी शानदार थी सर। ऐसा लग रहा है कि हम ये तमाम मनाजिर खुद से देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने ये चल रहे हैं। तो सज्जाद साहब, ये जो आप लोगों ने 6 हमले किए, ज़रा काइंडली ये भी बताइएगा कि दुश्मन के कितने टैंक्स आप लोगों ने तबाह किए, कितने जहाज़ों को नुकसान पहुँचाया? क्योंकि ख़ुद दुश्मन मुल्क के बड़े बड़े जो लिखारी हैं, जो अदीब हैं, जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने आपको मोस्ट अकम्पलिश्ड फाइटर ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स करार दिया है। उसमें आप सुब्रमण्यम साहब का नाम ले लें, उसमें आप के नायर साहब का नाम ले लें, और भी कई ऐसे नाम हैं जिन लोगों ने आपकी तारीफ की है। तो ये उन हमलों से मुताल्लिक जरा बताइए, कितना नुकसान आपने पहुंचाया था? मैं अगर ये जनरल लक्ष्मण सिंह या पुष्पिंदर सिंह की किताब के अगर आपको मैं सफ़े पढ़ के बताऊं, लेकिन टाइम नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि ये 6 जहाज़ जो आए तो उस वक्त हम लाहौर से 11 मिनट दूर थे। ये उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि हम 11 मिनट लाहौर से दूर थे और सडनली ये 6 जहाज़ आए और इन्होंने वहाँ 17 मिनट जो पाकिस्तान छोड़े, दुनिया की तारीख में आप किसी जो है जंग की, जो हवाई जंग या फ़ज़ाइया जंग में, उसमें आप कहीं देखें कि 17 मिनट कोई फॉर्मेशन 6 जहाज़ एक टारगेट के ऊपर हमले कर रही थी। और वो जनरल लक्ष्मण सिंह कहता है कि हम नीचे से फायरिंग कर रहे थे, हर चीज़ जो हमारे पास थी फायरिंग कर रहे,
लेकिन उनको कोई परवाह नहीं नज़र आती थी और वो करते रहे। उन्होंने 17 मिनट तक सारी जो थी हमारी अटैक को पसपा कर दिया और उसके बाद हमारी फ़ौज को वापस जाना पड़ा और उसके बाकी जंग के दौरान वो वहाँ से एक कदम भी आगे ना आ सके। तो ये एक खिराज तहसीन है उन नौजवान लड़कों को, 5 जो मेरे साथ थे, जिनकी परफॉर्मेंस जो है आज भी मेरा दिल जो है वो फ़ख्र से है। उनमें से कई एयर चीफ मार्शल बना, कई एयर मार्शल बने, क्योंकि उस ज़माने में याद रखें कि हमारा जज्बा जो था ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारा जज्बा जो लड़ाई का था या लड़ने और मरने का था, वो इसलिए था कि हमें जब लोग हमारी कौम देखती थी, हम पेशावर में थे या बाडीपुर में थे, तो जब हमें वर्दी में कोई देखता था तो उनके चेहरे के ऊपर रौनक आ जाती, हमें नज़र आता कि उनमें कितना फ़ख्र आता था। यानी मैं आपको बता नहीं सकता कि पेशावर में हमें कितनी हमें यानी मोहब्बत और कितना हमारी इज्जत भी की जाती थी यंग पायलट ऑफिसर, क्योंकि वहाँ पर छोटा सा शहर था, हम जाते थे, क्लब जाना है, बाज़ारों में जाना है, अगर कोई जाते थे वर्दी में, तो ये है कि हमारा जो मॉरल तो सजाद साहब पूरी कौम को आप पर फख्र है, सजाद हैदर साहब पर, हमारे 19 पर, पूरी पाक फ़ज़ाइया पर, तमाम मुसल्लह अफ़वाज पर जिन्होंने न सिर्फ 1965 की जंग में हिस्सा लिया बल्कि दुश्मन को शिकस्त फाश भी दी। और ये उसी का नतीजा है कि आज भी पाकिस्तान का हर शहरी सुकून की नींद सोता है। प्रोग्राम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जनरल टाइड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जनरल टाइड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे भी ज़रा ये 58 साल पुरानी यादों पर कुछ बात करेंगे और जो मुल्क को इस वक्त मौजूदा मसाइल दरपेश हैं कुछ उस पर भी गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और यौम दिफा की मुनासबत से आपने देखा कि एयर कमोडोर सजाद हैदर साहब ने किस तरह से 6 सितंबर 1965 की यादें ताज़ा की और उन्होंने बताया कि कैसे 4 सितंबर को 19 स्क्वाड्रन की क़यादत करते हुए उन्होंने पेशावर में 2 फ़ज़ाई मार्के न सिर्फ अपने नाम किए बल्कि दुश्मन को ऐसी धूल चटाई और ऐसे नाको चने चबवाए कि वो मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर हुआ। और वो यादें आज तक उसके जहनों में मौजूद है, वो खौफ आज तक उनके रातों को ख्वाबों में भी आता है। और एक जरा इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं, चूंकि जनरल टाइड नईम खालिद लोधी साहब और जनरल टाइड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तो उनसे भी ज़रा कुछ ना सिर्फ 1965 की यादें ताज़ा करेंगे, यौम दिफा के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और जो इस वक्त मौजूदा हालात पाकिस्तान को और चैलेंजेस दरपेश हैं ज़रा उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो दोनों मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ मैं प्रोग्राम में। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपसे ज़रा आगाज़ करते हैं। अभी सजाद हैदर साहब मौजूद थे और जब उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे तो आप यकीन करें कि ना सिर्फ हमारे बल्कि यकीनन देखने वालों के भी रोंगटे खड़े हो रहे होंगे। तो ये 6 सितंबर 1965 का दिन जो कि आगाज़ हुआ 1 सितंबर से, फिर बढ़ते बढ़ते 6 सितंबर को हमने वो अजीम कामयाबी हासिल की। पहले तो आपके सर उस पर तासुरात और आपकी जो यादें उससे वाबस्ता हूँ। देखिए, मेरे वालिद वो जंग लड़ रहे थे और मैं खुद तो सुबह स्टूडेंट था मैट्रिक में, लेकिन जो चीज़ मुमताज़ करती है उस दिन को वो कि पूरी कौम भारत के मुकाबले में एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी थी और पूरी कौम जंग लड़ रही थी। नतीजा ये निकला कि हमसे कई गुना जो ज़्यादा था दुश्मन, उसको ना सिर्फ मुँह की खानी पड़ी बल्कि आज तक उनको ये बात भूली नहीं है। और ये यहाँ पे जो मैं कहता चलूँ कि ये 65 की जंग बहुत पहले हमारा मुकद्दर बन चुकी थी, क्योंकि भारत के जो ब्राह्मण ज़ायनिज़्म जहन ने पाकिस्तान को आज तक कबूल नहीं किया और उसकी कोशिश यही है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को ऐसा नुकसान पहुंचाया जाए कि वो पाकिस्तान की जो हैसियत है उसको बिल्कुल ख़त्म करके रख दें। तो इसलिए वो जब से पाकिस्तान बाज़ वजूद में है इस काम पे लगे हुए हैं। लेकिन अल्लाह का फजल है कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की अफवाज ना सिर्फ एक शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े थे उस दिन, बल्कि अब भी जब भी भारत के साथ चाहे वो क्रिकेट का मैच ही क्यों ना हो, पूरी कौम एक हो जाती है। और भारत को सिर्फ ये बात समझ नहीं आती कि आपस में तो हम जो मर्जी करते रहे, लेकिन जब भारत के साथ सामना हो किसी चीज़ का भी, चाहे वो 6 सितंबर हो, चाहे वो 27 फरवरी हो, पाकिस्तान फिर एक कौम है और ऐसी कौम है कि जिसके सामने बहुत बड़े बड़े दुश्मन जो है वो सर झुकाने पे मजबूर हुए हैं अल्लाह के फज़ल व करम से।
तो नईम खालिद लोधी साहब, ज़ाहिर पाकिस्तानी कौम ने और पाकिस्तान के बहादुर सिपाहियों ने ये साबित किया कि जो शुजाअत है उनकी और जो उनका जज्बा ईमानी है वो फिर अपने से कई गुना दुश्मन पर भी भारी है, वो उनके बेपनाह वसाइल पर भी भारी है, वो उनकी जदीद टेक्नोलॉजी और भारी असलहे पर भी भारी पड़ गया। जी, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। और बल्कि ये जो आज हम आज़ादी में सांस ले रहे हैं, मेरा ख्याल है हमारे शोहदा के सदक़े है जो आप और हम आराम से बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं। तो जनरल साहब ने एक साइड कवर की, मैं एक गलतफहमी बहुत जो फैली हुई है उसको दूर करना चाहूँगा। लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी 1965 की जंग स्टेलमेट थी, कि किसी ने हारी नहीं, किसी ने जीती नहीं। तो इसके बारे में मैं 2-3 बातें बिल्कुल क्लियर साफ बताना चाहता हूँ। बात तो ये है कि 6 सितंबर से पहले जो कुछ वाक़यात पेश आ रहे थे वो सीज़ फायर लाइन के अक्रॉस थे, कश्मीर के अक्रॉस। और वहाँ पर जो झड़पें होती हैं उनको जंग नहीं कहा जाता, वो छोटे छोटे ऑपरेशन होते हैं, वो भी कभी कर लेते हैं, हम भी करते रहे। आर पार जाना आम था क्योंकि वो सीज़ फायर लाइन थी, उसकी वायलेशन को जंग नहीं तस्वर किया। जंग शुरू होती है जब आप इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हैं। और फिर ये कि हिंदुस्तान के अहदाफ क्या थे, ये किताबों में लिखा हुआ है, ये वो खुद कहते हैं, ये कोई मैं अपने पास से नहीं बना रहा। उनका हदफ था लाहौर पे कब्जा करना, उनका हदफ था सियालकोट पे कब्जा करना, उनका ख्याल था कि वजीराबाद तक पहुंचकर जो लाइन रेलवे लाइन है और जो सड़क है उसको काट दें। आपको अच्छी तरह पता है कि बीआरबी नहर से पहले उनको रोक दिया गया और वहाँ पर शकरगढ़ का कुछ इलाका लेने के अलावा और बहुत बड़ी एक जंग जो हुई, वहाँ पर टैंकों का कब्रिस्तान उनका बनाया गया वो। और इसके अलावा वो जो आपने इससे पहले एयरफोर्स की बात की, 2 दिन के बाद उनका कोई जहाज हवा में उड़ने की जसारत नहीं करता था। ज्यादातर उनके जहाज जमीन पे काफी तबाह हो गए, बाकी जो हवा में आते थे वो देखकर भाग जाते थे। हमारी नेवी 200 नॉटिकल माइल, और नॉटिकल माइल मेरे भाई आम जो मील होता है उससे भी बड़ा होता है। 200 नॉटिकल माइल समुद्रों में जाकर उनके द्वारका किले का ईंट से ईंट बजाकर वापस आ गए। वो सब लोग छुप गए, उनके तमाम जहाज जो है वो कहीं पर इस तरीके से छुप गए कि कहीं हमें गुजर ना पहुंचे। हालांकि उनका एक जहाज भी हमारी आबदोज ने डुबो दिया। तो बात यह है कि जब एयरफोर्स आपकी मौजूद नहीं, आने की जसारत नहीं कर रही, आपकी नेवी निकल नहीं रही, आपका हदफ एक भी पूरा नहीं हुआ, हम अपने दिफा में कामयाब हुए, इससे बड़ी जंगी कामयाबी और क्या हो सकती है। तो हमारे नौजवानों को ये समझना चाहिए कि कुछ लोग जो आपको ये मिसगाइड करते हैं कि ये जंग बराबर की जंग थी, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। ये जंग बिल्कुल हर तरीके से, हर डेफिनेशन से हमने हर लिहाज से जीती है। ये जो आप बात कर रहे हैं जज्बों की, ये जज्बे हमारे जीन्स में हैं, ये हमारे दिलों में सरायत किए हुए हैं, ये हमारे खून में घूमते फिरते हैं। और इन जज्बों से अलग, ये मैं कौम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ अफवाज पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। जब जहाद की बात आती है, जब शहादत की बात आती है, तो आप देखा करें। मैं आपको एक बात बताऊं, और बड़ी ये आप देख लीजिएगा, आप चेक कर लें अपने वीडियो चलाकर, कि भारत की माएँ जब कोई उनका बच्चा मारा जाए तो वो शोर मचाती है कि मेरे बेटे को क्यों भेजा आपने, उसका क्या कसूर था, आपने क्यों हमारे। और जब हमारे बाप और हमारे शोहदा की माएँ बात करती हैं, वो कहती है कि मेरा दूसरा बेटा भी ले जाओ, मैं अपने सारे बेटे कुर्बान करती हूँ। तो ये जज्बा 19-20 का फर्क नहीं है भाई, ये 0 और 20 का फर्क है। तो मेरा ख्याल है कि आजकल जो मोदी साहब कहते रहते हैं ना कि जी मैं आज़ाद कश्मीर पे हमला करूंगा और मैं गिलगित बल्तिस्तान पे ये करूंगा, तो बिस्मिल्लाह, वो आए, तशरीफ लेकर आए, जरा हम उनको बताएंगे कि उनके साथ क्या होने वाला है जी, इंशाल्लाह। सही। तो जी गुलाम साहब, जो बात अभी नईम खालिद लोधी साहब ने की कि ये तासुर चंद लोग की जानिब से फैलाया जाता है, ज़रा आप रोशनी डालिएगा मकसद उनका क्या है, और जो इस तासुर को फैलाने की कोशिश भी करते हैं कि कोई बराबरी की सतह की जंग थी, तो उन्हें फिर चविंडा पार्क का और वहाँ मौजूद वो जो जहाज़ हैं तमाम, वो जो कब्रिस्तानों का वहाँ टैंक बनाया गया, फिर वहाँ का दौरा करवाया जाए ताकि ज़रा उनका जो दिमाग में उनके कुछ भरा हुआ है वो साफ़ हो सके। देखिए, ये गलतफहमियाँ जानबूझ कर फैलाई जा रही हैं। पाकिस्तान की अफवाज निशाने पर है। देखिए, पाकिस्तान की जो अवाम और फौज के दरमियान रिश्ता है वो निशाने पर है, इसलिए कि जब तक अल्हम्दुलिल्लाह ये रिश्ता मजबूत है, जब तक अफवाज पाकिस्तान मजबूती से कायम है, अल्लाह कायम रखे हमेशा इनको, उस वक्त तक तो दुनिया की कोई ताकत, और मैं भारत की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, कोई ताकत अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। ये जज्बा भी है और इसके साथ साथ और बहुत कुछ है पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अता किया हुआ है कि हम तो मामूली कौम नहीं है। हमें जानबूझकर, हम खुद अपने आप को अगर अपनी नज़रों में गिराना चाहते हैं और इस किस्म की बातें करते रहते हैं, और बहुत सारे हमारे जो सियासी सो कॉल्ड लीडरशिप है वो ये ऐसी बातें करती हैं
तो वो एक शिकस्त खुर्दा जहन है उनके, वो ये समझ नहीं पा रहे कि वो क्यों, ऐसी क्या चीज़ है जो पाकिस्तान की फौज की इससे मुमताज़ करती है, वो क्या चीज़ है जिससे पाकिस्तान के अवाम को फौज के साथ इसका मजबूती से जोड़ के रखा हुआ है। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है, हमारे बच्चों को समझने की ज़रूरत है, और जहाँ भी बात हो तो हमें ये बात उनको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक कौम फौज के साथ खड़ी नहीं होती, फौजें कोई दुनिया की कामयाब नहीं होती। अगर आज पाकिस्तान की फौज मजबूती से खड़ी है, इतनी बड़ी जंग लड़ भी रही है, इस वक्त बुरी कौम भी जंग लड़ रही है, तो वो कोई आम मामूली कौम इस किस्म का मुकाबला नहीं कर सकती। आप मुझे और मिसाल दे दें दुनिया में जहाँ कहीं भी इतनी तवील, इतनी शदीद किस्म की जंग, दुनिया की मुश्किल तरीन जंग कौम लड़ भी रही हो, अपने साथ अपने जज्बा भी कायम रखा हो, और चाहे वो खेलों के मैदान हो चाहे कोई और मैदान हो, तो आप देखिए उस कौम को नुकसान पहुंचाने के लिए फिर दुश्मन हर किस्म के काम तो करेगा। ये हमारा फर्ज है कि हम ये दुनिया के सामने बार बार रखें, अपनी कौम के सामने बार बार रखें, और ऐसे शिकस्तशुदा ज़हन है उनको आइसोलेट करके बाकी कौम जो है उसको आगे बढ़ने की जरूरत है। सही। और जनरल नईम खालिद लोधी साहब, ज़ाहिर है ना सिर्फ जंग के मैदान में हमारी इस कौम ने अपनी अफवाज का पूरा साथ दिया, बल्कि अब हम देखते हैं कि जहां कहीं कोई माशी चैलेंज दरपेश होता है तो वहां भी कौम का पूरा एतमाद है अपनी फ़ौज पर। और जिस तरह से इस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब मुख्तलिफ ममालिक जा रहे हैं और वहाँ से सरमायाकारी लेकर आ रहे हैं, थोड़ा सा ज़रा मौजूदा हालात पर मैं बात करना चाह रहा हूँ, तो वो इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में माशी तौर पर बेहतरी की तरफ जा रहा है, और इस वक्त ज़रूर एक आम आदमी के लिए मुश्किल है, लेकिन आने वाले दौर में थोड़ा बेहतर वक्त आने वाला है। जी देखें, जिस किस्म के इस वक्त हमारे हालात हैं, मेरा ख्याल कोई भी अगर कोई कदम उठाए मदद के लिए तो उसको वेलकम करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान आर्मी का तो ये एक लगातार रिकॉर्ड है, आपने देखा होगा कि ये एक तो मिलिट्री डिप्लोमेसी बहुत कामयाबी से पाकिस्तान आर्मी चलाती रही है, आज भी चल रही है, जिसका ये मतलब ये है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन जो दूसरे मुल्कों के साथ हमारे हैं, उसमें हमारे जो सरबराह होते हैं फौज के, वो दौरे करते हैं, जैसे चाइना, तुर्की, सऊदी अरब और जो अमेरिका, और भी जो जिन मुल्कों से भी हमें ज़रूरत पड़ती है। और उसके अलावा ये जो इकोनॉमिक एड वाली बात है, तो वो मैं आपको 2-3 बातें आपके सामने हैं, कोई ऐसी ढकी छुपी नहीं है, कि जब भी कोई ज़लज़ला आए, सैलाब आए, तो जब मदद करने की बात आती है तो एक जो वाली बात है, वो तमाम जो बैरूनी ताकतें मदद करनी चाहती हैं हमारे, या कोई NGOs मदद करना चाहते हैं, वो हमेशा उनका ये तकाजा होता है कि हम ये मदद फ़ौज के थ्रू करेंगे। अभी ये इसकी तफसील में मैं नहीं जाता कि ये वो ऐसा क्यों कहते हैं, लेकिन अब देखें जो भी यहाँ सरमायाकारी करेगा या जो भी यहाँ आएगा, उसके ज़हन में 2 बातें होंगी कि उसके सरमाए को तहफ़्फ़ुज़ हो और उसके लोगों को तहफ़्फ़ुज़ हो जो यहाँ पर काम करें। और ये गारंटी जब पाकिस्तान आर्मी से मिल जाती है तो फिर उनको बेफिक्री हो जाती है, फिर वो समझते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप देखेंगे कि अब भी जो इक़दाम उठाए गए हैं, जिस तरीके से ये फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है, जिस तरीके से सरमाया आने के इम्कानात हैं, और आपने देखा कि जब ये सख्ती का ऐलान किया स्मगलिंग के सिलसिले में, तो चीनी कैसे एकदम सस्ती हुई है और डॉलर कैसे एकदम जो है वो नीचे गया है। तो इस तरीके से अगर पाकिस्तानी फ़ौज ये काम करती रहे तो मेरा ख्याल है कि बहुत फ़ायदा होगा। सिर्फ सोचने की बात यह है कि अवाम को भी ये सोचना चाहिए और हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप को ये सोचना चाहिए कि ये काम उनके करने के हैं और उन्हें करने चाहिए, लेकिन जब वो नहीं कर पाते तो फिर पाक फौज को अंदर आना पड़ता है, और फिर थोड़ी देर के बाद यही लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि जी ये देखें फौज अपने मैंडेट से तजावज़ कर रही है। अरे भाइयों, अगर आप अपना काम करो तो फौज क्यों अपने मैंडेट से तजावज़ करे? फौज को अपने मैंडेट से तजावज़ करना पड़ता है जब आप खिलाफ पैदा कर देते हैं, जब आप एक किस्म की वो बेतौकीरी पैदा कर देते हैं, दूसरे मुल्क आप पर एतबार करना बंद कर देते हैं। ये तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि आज भी बहुत सारे ममालिक जो है फौज के इस गारंटी पर एतबार करते हैं, और इस एतबार को इस्तेमाल करने में कोई मुज़ायका नहीं, बल्कि ये बहुत अच्छा कदम है। इसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाना चाहिए और इसमें कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। सही। और गुलाम मुस्तफ़ा साहब, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को अगर IMF के चुंगल से निकलना है, इन कर्ज़ों से आज़ाद होना है, तो ये कोई शॉर्ट टर्म प्रोसेस तो है नहीं, ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। और अभी 2-3 ममालिक से अगर बड़ी सरमायाकारी आती है, रोज़गार के मौके पैदा होते हैं, पाकिस्तान की मईशत बेहतर होती है, तो हमें और मज़ीद ममालिक से इस तरह की सरमायाकारी की तवक्को रखनी चाहिए। तो आने वाले दिनों में आप इसमें ख़ासतौर पर पाकिस्तान आर्मी का, जनरल आसिम मुनीर साहब का क्या किरदार देख रहे हैं? फिर देखिए, जो जिस अभी विनोद भी बात कर रहे थे, सॉरी मैंने मस्टर बना हुआ है, मेरी तस्वीर नहीं आ रही होगी आपको, ये है कि पाकिस्तान के लिए देखिए
कोई भी कहीं भी किसी किस्म का भी जो मुस्बत कदम है, पाकिस्तान की कौम को उसको वेलकम करने की जरूरत है, इनकरेज करने की जरूरत है, उसका साथ देने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान की बेहतरी सिर्फ मेरी बेहतरी नहीं है। आम कहा जाती है अपनी बेहतरी के लिए कौन, जब पाकिस्तान बेहतर होगा तो पाकिस्तान के माली हालात बेहतर होंगे तो सबको फायदा होगा। इसमें सिर्फ मेरा फायदा तो नहीं है, इसमें नासिम मनीर का जाती फायदा तो नहीं है, इसमें ये तो फायदा पाकिस्तान का है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह थोड़े दिन तकलीफ के हैं, आते हैं कौमों की जिंदगी में ऐसे दिन, और जो बड़ी कौमें हैं वो इन्हीं से निकल कर मजबूत बनती हैं। वो ठीक है, महंगाई भी है, गरीब को तकलीफ भी है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इससे निकलेंगे और मजबूत होकर निकलेंगे। तो नईम खालिद लोधी साहब, ज़ाहिर है कि अभी ये थोड़ा सा मुश्किल वक्त है और इस वक्त चूंकि कोई मुंतखब हुकूमत भी नहीं है, निगरान हुकूमत आ चुकी है और बहुत सारे लोग अब ये सवालात कर रहे हैं कि ये इलेक्शन कब होंगे, निगरान हुकूमत कब तक रहेगी। चूंकि कोई मुंतखब हुकूमत आएगी तो एक सियासी इस्तेहकाम आएगा और ज़ाहिर है माशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम भी आपस में बड़े जुड़े हुए होते हैं। तो ये आने वाले 4-5-6 महीनों में आप देख रहे हैं कि इलेक्शन के बाद एक मुंतखब हुकूमत आए और फिर पाकिस्तान आर्मी और वो मुंतखब हुकूमत एक पेज पर हों और हालात पाकिस्तान के बेहतरी की तरफ जाएँ। देखिए, ये आपने सही कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इवन सिक्योरिटी, ये तीनों आपस में मिले हुए हैं। अगर आपका ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो और इकोनॉमिकली आप कमज़ोर हो, जैसे कि अभी आजकल के हालात हैं, तो फिर आपने नोट किया होगा कि सिक्योरिटी के मैदान में भी लोग हमलावर होते हैं और आपके वो खला बन जाता है और सारा कुछ। तो तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। इसलिए किसी भी हुकूमत का, जो भी आती है इलेक्टेड हुकूमत, उसका अफवाज पाकिस्तान के साथ जुड़ के रहना और अफवाज पाकिस्तान का मुकम्मल तायीद देना उस हुकूमत को, ये पाकिस्तान की अशद ज़रूरत है और रही है और रहेगी। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा जो इंतखाबात जो हमें सुन रहे हैं वो ये कि चलें 90 दिन नहीं 120 दिन हो जाएंगे, अल्लाह करे कि हो जाएं, क्योंकि पहले इतनी कोई वायलेशंस हो चुकी हैं कि हमें एतबार तभी आएगा जब ये इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो जाएगा और पार्टियां इसकी तैयारी करेंगी और अपने नॉमिनेट कर देंगी। जब तक वोट डाल नहीं जाते कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी आए वो इस तरीके से मुल्क को चलाए कि वो अपोजिशन में जो भी लोग हों उनके साथ भी अपने रवाबत कायम रखे और जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बेतौकीरी के बजाय उनको अपना काम करने दे। और तमाम इंस्टीट्यूशन से भी मैं सदा करूंगा कि वो अपने अपने दायरे में काम करते रहे। हाल बता, अगर पाकिस्तान की मदद के लिए, अगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सबकी इजाज़त से अगर कोई इंस्टीट्यूशन अपने दायरे से ज़्यादा काम करता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं, बशर्ते कि वो बाकी कामों में इंटरफेरेंस ना करे। तो मेरा ख्याल ये बहुत ही अच्छा होगा कि अगर वक्त पर इंतखाबात हो जाएं, तमाम पार्टीज को इसमें हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। ठीक है, जिन लोगों को सजाएं हैं या जो लोग किसी चीज़ के मुर्तकिब पाए गए हैं उनको तो बाहर रखना जरूरी होगा, लेकिन ये है कि ओवरऑल पार्टीज जो हैं वो सब हिस्सा लें उसमें, और ताकि ये जो कड़वाहट जब खत्म होगी तभी ये इकोनॉमी भी अपना अपना किरदार अदा करना होगा और एक पेज पर चलना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान की माशी हालत बेहतर हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल टाइड नईम खालिद लोधी साहब, जनरल टाइड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, दोनों मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।